हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #21 SYBCom सेमेस्टर 3 कॉमर्स 3 का। पार्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में जो क्रिएट हो रहे हैं, कंफ्यूजन में जो आ रहे हैं, उनका रीजन ध्यान से सुनो समझो। हर वीडियो, मोस्ट ऑफ वीडियो में बता रहा हूँ मैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जो आपका कॉमर्स 3 की अगर मैं बात करूँ, कॉमर्स 3 आपके 4 मॉड्यूल में डिवाइड हुआ है। 4 मॉड्यूल में से हर मॉड्यूल 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब हर मॉड्यूल के अंदर 3 सब पार्ट्स हैं। 3 सब पार्ट्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों से एक एक क्वेश्चन बनेगा। आपको कवर करने 2 क्वेश्चंस। तो मैंने क्या करा है, पहले आपको जो मेरे हिसाब से इजी कॉन्सेप्ट थे, मतलब 2 पार्ट को मैंने पिक किया। इसीलिए मीन्स मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें मैंने 2 ही पार्ट कराया। पीटर डकर का डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बाकी था। मोस्ट ऑफ बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे का कमेंट आया, सर पीटर डकर का कॉन्सेप्ट गायब है। तो उसका रीजन समझो क्यों गायब किया गया है, कि जो बच्चों का एग्जाम जल्दी है, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था या फिर मैसेज किया था पर्सनल कि सर मेरा एग्जाम 26 अदरवाइज 28 से है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग का ऑब्जेक्टिव है पहले 20 हर एक मॉड्यूल से कवर किया जाए। इसलिए हम लोग ने क्या पिक किया, मॉड्यूल 1 का 2 यूनिट अच्छे से एक एक क्वेश्चन करा के आपको दिया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप कर लो। मॉड्यूल 2 का भी 2 पार्ट कंप्लीट हुआ, उसमें बस एक कॉन्सेप्ट आपका बाकी है, EMIS, वो बाकी कंप्लीट हो चुका है। 2 मॉड्यूल का 2 पार्ट, सब पार्ट्स उसके अंदर भी। थर्ड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले हम लोग ने 4th कंप्लीट किया। 4th में आपका क्या था सर, मोटिवेशन के साथ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग वाला पार्ट था। 2 पार्ट वहां पे कर दिए थे। लीडरशिप जो आपका था उसको नहीं छुआ था। अब ये चलेगा हमारा, इसमें से मीन्स मॉड्यूल 3 का जो सीरीज है उसमें 3 सब पार्ट्स में से एक सब पार्ट्स मीन्स लास्ट वाला है जो सबसे इजी है, इसलिए उसको सबसे पहले रख दिया हूं मैं। आपका जब मॉड्यूल 3 आप करते हो तो सबसे पहले डेलीगेशन वाले पार्ट को रखा हूं। इसके अंडर देखोगे आप 4 क्वेश्चंस टोटल बनेंगे, जिसमें डेलीगेशन के 2 हैं, लास्ट वाला हमारा सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले डेलीगेशन कंप्लीट करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको कंट्रोलिंग की तीनों वीडियो एक साथ मिली थी, मोटिवेशन की तीनों वीडियो एक साथ मिली थी, वैसे डेलीगेशन की तीनों वीडियो एक ही दिन में, अदरवाइज कुछ घंटे के अंतराल पे मिल जाएगी। ध्यान से समझ रहे हैं, सुनना है। डेलीगेशन बहुत सिंपल टॉपिक है। डेलीगेशन क्या होता है एग्जैक्ट उसका मतलब समझ लो, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी। चाहे मैं उसके प्रिंसिपल्स की बात करूं, चाहे मैं उसके स्टेप्स की बात कर दूं, मतलब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। ध्यान से सुनना और समझना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे समझना है। जैसे कंपनी जो होती है टॉप लेवल में भी नीचे जो हमारे मिडिल लेवल आते हैं, मिडिल लेवल से क्या होते हैं, लोअर लेवल आते हैं। तो सर लोअर लेवल सब हम लोग को पता है, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो लोग आते हैं वहाँ पे। अब जो कोई एक मैनेजर है, मैनेजर को कॉमन सी बात है, कुछ राइट्स मिले होंगे, राइट्स मीन्स कुछ अथॉरिटी मिली होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी। तो वहाँ पे जो मैनेजर है, जो खास एम्प्लॉय है, जिसको लगता है, मैनेजर को ये फील होता है भाई ये बंदा, ये सबऑर्डिनेट्स मीन्स ये हमारा एम्प्लॉय सबसे भरोसेमंद है, इतनी उसकी एबिलिटी है, उतनी उसकी कैपेसिटी है कि अगर मैं इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, ये अथॉरिटी देता हूँ, तो उसका ये प्रॉपर तरीके से यूज़ कर ले जाएगा और मुझे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी ला के दे देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, अपनी कुछ अथॉरिटी उसको दे देगा। कुछ अथॉरिटी क्या देगा, किसी भी टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क समझ लो, आप कोई काम दिया और मैंने बोला चलो ठीक है आपको ये मैं राइट्स दे रहा हूँ, मैं सी आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि भाई ये डिसीजंस आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया, इसी को बोलते हैं कि क्या किया इसने, डेलीगेट किया। क्या डेलीगेट किया सर, अथॉरिटी को डेलीगेट किया। अपने अथॉरिटी मीन्स पावर को डेलीगेट कर दिया, मतलब पावर को दे दिया, भाई आप डिसीजन ले सकते हो, जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं। तो डेलीगेशन का शॉर्ट सिंपल मीनिंग में लिखा हूं, उससे ज्यादा डिटेल से नहीं लिखा। डेलीगेशन इज ए प्रोसेस, बोला डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें बाय विच ए सुपीरियर, जहां पे एक सुपीरियर ट्रांसफर फॉर्मल अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, मतलब एक फॉर्मल अथॉरिटी यहाँ पे किसको ट्रांसफर कर देगा, अपने जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको ट्रांसफर कर देता है। ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल मीनिंग था, सिंपल सा सर। जैसे यहाँ पे हमने जिसको अपने कोचिंग में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दिया है, हो सकता है वो अपना पावर, जो भी डिसीजंस मैंने उनको पावर दिया है, अथॉरिटी दे के रखा है, हो सकता है उन्होंने अपने किसी खास एम्प्लॉय, मतलब उनके अंडर जो काम करते हैं उनको दे दिया होगा। तो उनको दे दिया होगा तो इसका मतलब होता है उन्होंने अपनी अथॉरिटी क्या की गई, डेलीगेट कर दी गई। बट अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, अगर
बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मतलब मैं किससे रिपोर्ट मांगूंगा, कॉमन सी बात है, मैनेजमेंट, जिसको मैंने मैनेजमेंट का काम दिया उससे रिपोर्ट मांगूंगा, बराबर है क्या। तो मेन जो बंदा रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऐसे कुछ केसेस पे कौन रहेगा सर, जो मैनेजमेंट रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मैनेजर जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट समझा। सबसे इजी क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेज है। आदर में आपने देखा सर 7 स्टेप्स, 8 स्टेप, 9, 10 स्टेप्स तक जा रहे हैं। ये तो 4 स्टेप में इसकी कहानी खत्म हो जाती है। स्टेज 1, 2, 3, 4 टॉपिक क्लोज हो गया। बस आपको समझना है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख के भी रखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाए क्या चीज करना है। सर स्टेज 1 क्या बोलता है, असाइनिंग ड्यूटीज। पहले तो ड्यूटीज जो है उसको असाइन करो। मतलब क्या सर, आइडेंटिफाई द वर्क, शॉर्ट में लिख के रखो। पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई कौन सा काम है, किस टाइप का काम है, ये तो डिसाइड कर लो। उसके बाद राइट सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो आपके एकदम परफेक्ट आपको लगता है भाई, जिस पे आपको ट्रस्ट है, भरोसा है उसकी एबिलिटी पे, कैपेसिटी पे, भाई ये सही बंदा है जिसको मैं अथॉरिटी अगर डेलीगेट करता हूं तो मुझे निराश नहीं करने वाला है, मतलब राइट पर्सन है हमारे काम के लिए। एंड वो काम कब करेगा, कब नहीं, कब का तो वहां पे चलेगा, मीन्स क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मीन्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, बराबर है। कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ये होता है किसमें सर, असाइनिंग ड्यूटीज में। जब आप ड्यूटी असाइन करते हो तो ये चीजें ध्यान में रखनी कि कौन सा टास्क में लेके दे रहा हूं उसको। सेकंड चीज, सही पर्सन को अपने को सेलेक्ट करना, मीन्स एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, और कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कौन तो करेगा नहीं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कब करना है, कैसे करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, और क्या करने का है। नेक्स्ट ड्यूटीज तो आपने मतलब ये सब चीजें आपने असाइन कर ली, हाँ सर असाइन हो गया। तो अगला काम क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। यही तो मेन काम है डेलीगेशन का। डेलीगेशन बोलने से थोड़ी होगा, अब आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अथॉरिटी। किसको सर, उस पर्सन को। उस पर्सन मतलब कौन, जिसको आपने सेलेक्ट किया है। मीन्स अथॉरिटी पहले क्या होता है, अथॉरिटी को शॉर्ट में लिखो पावर द टेक डिसीजन। एक पावर है आपका जो कोई भी डिसीजन, जो मीन्स डिसीजन आपके एक्टिविटी को लेकर रहेगा वो आप ले सकते हो। यहाँ पे बोला सिंपल सा, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर जो एम्प्लॉयज को डेलीगेट किया है तो उसका काम क्या बनता है भाई, सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे तभी आपका जो भी रिजल्ट होगा वो अचीवमेंट हो जाएगा। सही टाइम पे सही डिसीजन, इसमें कुछ खास लेवल नहीं था। नेक्स्ट बोलता है ट्रांसफर तो कर दिया अथॉरिटी, नेक्स्ट बोलता है एक्सेप्टेंस कंडीशन। भाई एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, ट्रांसफर करूं कि नहीं करूं, दोनों के मन में डाउट रहता है, दोनों के मन में डाउट रहता है। भाई मैनेजर अगर दे रहा है तो उसके मन में डाउट है, अगर एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके मन में डाउट है। क्या डाउट क्रिएट होता है सर, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कुछ एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब जैसे अगर बात करूं एम्प्लॉय क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, पहला पॉइंट है तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पता चला जो मुझे टास्क दिया गया, अथॉरिटी भी दे दी, बट मैं डर रहा हूं, मुझे मेरे अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो उस टाइम पे भी ये क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। हो सकता है कि भाई अथॉरिटी तो आपको ज्यादा दे दिया, तो कॉमन सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलने वाली है। अथॉरिटी तो देखने के लिए तो दिया नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, बट आपको इंसेंटिव भी कम मिल रहा है। तो कॉमन सी बात है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट है, कि जो मैं अपना काम कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ। एक्स्ट्रा अथॉरिटी लेके क्या मतलब, मुझे जब एक्स्ट्रा पेमेंट ही कुछ नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे मैं एक्सेप्टेबल नहीं करूंगा। कौन, एम्प्लॉय ऐसा सोचता है, तो वो सोच के वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा। और क्या रीजंस, मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे बोला ओवरबर्डन हो जाएगा आपका, क्योंकि आप रेगुलर वर्क भी कर रहे हो, उसके साथ में एक्स्ट्रा बर्डन भी आपको आ जाएगा। तो ये सोच के भी एम्प्लॉय इसको क्या कर सकता है सर, रिजेक्ट कर सकता है। ये कुछ रीजंस दिए गए हैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। अब कॉमन सी बात है भाई, मैनेजर जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं उसके मन में भी कुछ डाउट रहेगा, कुछ डर रहेगा। क्या डर है सर, पहले तो भाई फियर ऑफ लॉसिंग जॉब्स, मतलब हो सकता है कि मेरे से बेटर काम करके दिखा दे, हो सकता है कि भाई बंदे के अंदर इतनी कैपेसिटी एबिलिटी है, मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस ला के दिखा दे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के नज़र में मैं क्या हो जाऊंगा, जीरो, और मुझे मेरे प्लेस से हटा के उसको मेरे प्लेस पे रख देंगे। मतलब जॉब जाने का भी एक टेंशन होता है, किसको, मैनेजर को। सेकेंड, और कुछ डर हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड ऑफ इनएफिशिएंसी। जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है एफिशिएंट वर्कर आ जाए, मतलब अच्छा काम करके दे दे, जो कंपनी सोच रही है उससे ज्यादा अचीवमेंट करके दे दे, मीन्स टारगेट ऑब्जेक्टिव जो सेट की थी वो पूरा कर दे टाइम पे, या फिर उससे ज्यादा अचीवमेंट कर दिया, तो इसका मतलब इनकी जॉब खतरे में आ गई। भाई इनका जो इनएफिशिएंसी नेचर था वो क्या हो
जाएगा, पता चल जाएगा किसको, टॉप लेवल मैनेजर को, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। तो ये क्या रहता है, ये भी एक डर बना रहता है किसके माइंड में सर, मैनेजर के माइंड में, जो राइट्स दे रहा है, जो डेलीगेट कर रहा है अपनी अथॉरिटी को। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अगर कर लिया, जैसे ना करने के रीजंस देख लिया आपने, बट अगर एक्सेप्टेबल है तो लास्ट काम जो उनकी रहती है क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब चीज मिल गया भाई, अथॉरिटी भी आपको मिल गया, अब काम करना है, जिम्मेदारी जो दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, काम करना चालू कर दो, काम करना चालू कर दो। यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ही काम करना है, आपके ऊपर मैनेजर है जिन्होंने मीन्स आपको अथॉरिटी डेलीगेट किया है, बट ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट ही कर दिया है, ऐसा नहीं परमानेंट कर दिया, बट आपके ऊपर वो रहेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अगर रिजल्ट अच्छा मिला है तो भी ज्यादा मीन्स किसको पकड़ेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सर मैनेजर को ही पकड़ेगा, क्योंकि काम तो उन्होंने उनको ही दिया था। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो भी उनको ही पकड़ा जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज क्यों, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसको काम दिया, सर मैनेजर को दिया। तो कॉमन सी बात है, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो भी उनको ही उठाएंगे, एंड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ तो भी उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सर हमारा मैनेजर लेगा। ध्यान से समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखना है कि जो भी टास्क मिला उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेनी है। सिर्फ अथॉरिटी से काम नहीं चलेगा, बट टास्क कंप्लीट करके देना है। कंप्लीट अगर हुआ तो कॉमन सी बात है, आपके मैनेजर साहब खुश हो जाएंगे एंड टॉप लेवल मैनेजर के ऊपर खुश हो जाएगी, बराबर है कि नहीं। बट प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो आपके मैनेजर्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि टॉप लेवल रिपोर्ट किससे मांगेगी, सर मैनेजर से मांगेगी। 4 स्टेप बहुत सिंपल से लॉजिक है, शॉर्ट में लिखा हूं ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, फिर भी माइंड में डाउट कंफ्यूजन रह जाता है किसी पॉइंट में, सर क्या लिखने का। अब इससे शॉर्ट तो लिख नहीं सकते, इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, क्रिएट करना है। अथॉरिटी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी दी गई है, जो टास्क दिया, जो काम दिया, कि उसकी जिम्मेदारी भी तो लो पूरा करने की। पूरा हो जाता है परफेक्ट तरीके से तो बेस्ट है, नहीं पूरा होता तो जवाबदारी भी देनी पड़ेगी। किसको, मैनेजर को। मैं टॉप लेवल को जवाबदारी थोड़ी दूंगा, वो मैनेजर देगा उधर पे। तो आई होप 4 स्टेज का टॉपिक क्लियर है। असाइनिंग ड्यूटीज, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस कंडीशन, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फटक से क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, माइंड में पूरा क्लिक हो जाएगा, फिर भी डाउट कंफ्यूजन रह जाता है। कमेंट बॉक्स खुला है, वीडियो कंप्लीट हो गई, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू होगी आपकी, 22 से सीरीज स्टार्ट होने वाली है। एंड जो हैशटैग बीच में मिसिंग दिख रहा है, मतलब जो बच्चों का एग्जाम आई थिंक इस मंथ के एंड तक नहीं है, एंड तक है, तो उनके लिए मैंने इस तरीके से भाई अप्लाई किया कि एक यूनिट, मतलब हर एक मॉड्यूल में एक पार्ट को हटाया है। बट जो बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा डिले है, कुछ ना कुछ कॉमर्स की वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है 1 से लेके कंप्लीट 50 तक करे, 50 लेक्चर्स में पूरा कॉमर्स A to Z आपका कंप्लीट हो जाए। एंड कॉमर्स की जो भी वीडियोस मिल रही है, जो बच्चों का एग्जाम जल्दी है, अच्छे तरीके से एक एक चीज ध्यान रखना। अब ये मत आप सोचो, ये मत आप ढूंढो कि सर हैशटैग ये है, हैशटैग वो है, कैसा ढूंढना है, क्या समझना है। तो मैंने क्या माइंड में आपके फिट कर दिया हूं कि हर एक मॉड्यूल का 2 यूनिट कंप्लीट करा के दे रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, कैसा है, मैं इतना रट के नहीं बैठा हूं, ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हूं, वहां से आपको लिख लेना है या फिर मैच कर लेना है कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा सर ने बोला था, उस पर ज्यादा फोकस करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तब तक फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप, जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, चाहे बैब, बीकॉम, बीएमएस, ईएमकॉम, 12th लेवल, जो भी कॉमर्स सेक्शन से जुड़े हुए, उनको लिंक शेयर करते रहिए ताकि उनको भी, वो सारे बच्चों को भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। क्योंकि हर डायमेंशन FY, SY, TY एंड मास्टर डिग्री पार्ट 1 की बात करूंगा एंड 12th क्लास का, किसी ना किसी का, हर किसी का कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट का सीरीज, अदरवाइज हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, पेपर पैटर्न डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।